चलिए सर, हम लोग थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। और जिसके अंदर पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक में आ जाएंगे। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट आप सभी ने पढ़ रखा होगा, जैसे कि आप सभी ने बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ रखा था, और डेफिनेशन भी आपको वही क्लास 9-10 वाली याद होगी कि सर वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड फ्रीज हो जाए, वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड फ्रीज हो जाए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर एक बात बताइए, डेफिनेशन कितनी हद तक सही है? 9th और 10th तक। 11-12 में आप ये डेफिनेशन नहीं बोल सकते। तो सर क्या, वेपर प्रेशर के टर्म में वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पानी है सर, पानी देखा लिक्विड फॉर्म होता है, उसी का सॉलिड फॉर्म कौन सा होता है? सर आइस। क्लियर है? जैसे हमें मान लो पानी का वेपर प्रेशर निकालना है, तो सर ये वाटर है सर, ठीक है, ठीक है, और ये आइस है, ठीक है। वो कहते हैं इसको इतना ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करेंगे जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए? बराबर। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसी के सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए? बराबर। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर हमें इसके वेपर प्रेशर को इसके बराबर लाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ज्यादा। सर नॉर्मल सी बात है, इसका वेपर प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर कम, तो इसका टेम्परेचर कम करते जाओ, कम करते, इतना कम कर दो कि इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। जैसे ही बराबर होगा तो वो क्या होने लगेगा? सब फ्रीज, और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। आगे सर समझ बताइए क्या? वो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा? लिक्विड इज इक्वल टू द, किसके बराबर हो जाए? इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ किसके? सॉलिड, उसी के सॉलिड ऑफ सेम कंपोनेंट, मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? सर फ्रीजिंग पॉइंट। इसको जब हम ग्राफ में पढ़ेंगे तो बहुत कायदे से एक्सप्लेन आ जाएगा, अभी भी आपको समझ में आ गया होगा। सर किसी भी लिक्विड का वेपर वो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना तो कैसे निकालोगे? सर नॉर्मल सी बात है, वो लिक्विड ले लो, उसी लिक्विड के सॉलिड का वेपर प्रेशर, वो लिक्विड और उसी का सॉलिड फॉर्म, अगर दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाए उसी को बोलेंगे क्या? सर फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए अभी ग्राफ बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगी क्या सर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। क्लियर है सर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हम लोग को पढ़ना था सर। ये मान लिया हमने प्योर सॉल्वेंट है, क्या है? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है सर। प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सर, T0F, ठीक है। और हमने इसमें मिला दिया नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, जो अभी तक मिलाते हैं, यही तो करते आ रहे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया आपने। जैसे ये मिलाओगे ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? TF। बेटा पहले क्या था? ज्यादा, T0F। जैसे आप नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिला दोगे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। तो जितना कम हो गया, तो पहले क्या था सर? ज्यादा। जैसे आपने ये मिलाया कितना हो गया? ये। तो ज्यादा कौन है? पहले वाला। कितना चेंज आया बताओ? सर चेंज आया, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, निकल आएगा सर चेंज। और इसी को बोलते हैं सर क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा सर T0F क्या है इसमें? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। या कह दो कि देखो, जो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में सॉल्यूट का तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड तो वेपर ही नहीं बनाता। तो जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही किसका हो जाएगा सर? वही किसका हो जाएगा? वही हो जाएगा सर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है सर? आ गया समझ में? जरा ध्यान से, इसी को हम ग्राफिकली यूज कर सकते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन सर, आपको एक चीज याद होगा, जैसे कोल्ड क्लाइमेट काफी जगह ऐसे प्लेस होते हैं जहां टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहां तो सर कार वगैरह चलती, वहां भी चलती, तो वहां पे कार रेडिएटर होता है ना कार में, तो वहां पानी भरा रहता, तो वो तो आइस हो जाना चाहिए, पर वो आइस में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? सब नॉर्मल सी बात है, उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम। और कम हो जाता है तो वहां माइनस टेम्परेचर पे भी पानी पिघलेगा नहीं,
और उन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वहां पे बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? एंटी फ्रीजिंग। बताइए, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस वो होते हैं जो किसी लिक्विड मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं। क्लियर है? आगे समझ में? बिल्कुल सर। कभी बाई चांस आ जाए कि एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस क्या होते हैं तो बता देना, वो सब्सटेंस जो पानी में मिलाने पर या किसी भी लिक्विड में मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दे। इसको ग्राफिकली समझे सर जरा ध्यान से। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी समझ जाओगे। सर किसकी समझ जाओगे? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। ये बना दिया मैंने टेम्परेचर और ये बना दिया क्या सर? वेपर प्रेशर। जरा ध्यान से, हमने क्या किया? अगर एक बताओ, अगर हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कब बनाए तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सर बिल्कुल बढ़ेगा। ये सॉल्वेंट का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? सॉल्वेंट का। सर ठीक है, किसका बनाया मैंने? सॉल्वेंट का। ठीक है। या फिर ऐसे देखो आप कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। अब ये कौन सा सॉल्वेंट है? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड। और इसी का सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर कब बनाओ तो बेटा सॉलिड फॉर्म का बनाओगे तो वेपर प्रेशर एकदम बढ़ता है। सॉलिड का टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर एकदम बढ़ता है। ये वेपर प्रेशर का किसका है? सॉलिड सॉल्वेंट का। आ गया सर? ये मान लो पानी का वेपर प्रेशर है और ये मान लो आइस का है, ऐसा कह सकते हैं। आ गया समझ? बिल्कुल सर। तो एक बात सुनो, ये हो गया सॉलिड सॉल्वेंट का। तो यहां से वेपर प्रेशर देखो, यहां से हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, लिक्विड का कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कब तक कम करना है? जब तक कि इसका वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या ना हो जाए सर? बराबर। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसी के सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं सर क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। आ गया समझ में? ये लिक्विड का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, और जिस टेम्परेचर पे ये बराबर हो जाए उस टेम्परेचर पे क्या बोलते हैं सर? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? अच्छे को बताओ। सॉल्यूशन का बनाओ तो सॉल्यूशन का जो सर वेपर प्रेशर कब होगा? तो सॉल्वेंट से तो कम ही होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। चलिए बना रहे हैं तो सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर टेम्परेचर को घटाने के साथ घटेगा। घट रहा है, 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 यहां तक। यहां पे आने के बाद सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। जैसे ही इसके बराबर हो गया तो सर बताइए क्या होगा? तो उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। उस पॉइंट पे ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। जैसे ही दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हुआ सर, उसी पॉइंट पे ये सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? फ्रीज। और ये सॉल्यूशन का क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट TF। तो बताइए कौन ज्यादा है? T0F ज्यादा है सर, इसी को बोलते हैं डेल्टा TF। आ गया समझ? तो हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ गया ना सर? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जरा थोड़ा इसका ओरिजिनल फॉर्म देखें। ओरिजिनल का मतलब जो और कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं सर, देखिएगा ध्यान से। आपने जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा ना, ठीक वैसे ही है सर। ठीक वैसे ही सर। कैसे? जरा ध्यान से। एक फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ लिया, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? चलिए दूसरा सर क्या है कि जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली पूछा होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो हम कह सकते हैं डेल्टा TF कैसी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जरा ध्यान से सर, प्रपोर्शनल का साइन हटाओगे तो सर यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा KF, बिल्कुल आएगा सर। इस KF को हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है सर? बिल्कुल। और इसी को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं। ये कांस्टेंट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया सर। लो सर, इसको भी कंप्लीट करके लिख दो। ठीक है? आ गया सर? इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर्मूले को। बिल्कुल। आप M को मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सर क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर किलोग्राम में है तो ठीक है, अगर ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई। क्लियर है सर? बिल्कुल। ये हो गया। तो इस दो फॉर्मूले को आपको यूज करना है, इस बात को याद रखना। और एक बात और, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है T0F कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन की बात करें तो 273.15 केल्विन। एग्जाम में तो गिवन होगा, पर जब आप एनसीईआरटी लगाओगे तो T0F पानी अगर सॉल्वेंट है तो आपको गिवन नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए सर,
तो एक बात बताओ, ये सारी वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा टी एफ निकाल लोगे? बिल्कुल। ये सारी वैल्यू गिवन होगी, टी एफ निकाल लोगे? सर बिल्कुल। कैसे? पहले इससे डेल्टा टी एफ निकाल लोगे, और डेल्टा टी एफ पता होगा, टी नॉट एफ तो पता होगा, टी एफ भी निकल आएगा। सर आ गया समझ में? बिल्कुल। बताइए क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? के एफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, या वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आप बोल सकते हो। सेम चीज इसमें कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू के साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना जो उसकी यूनिट के साथ कभी अदला बदली नहीं करनी सर, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा है इसमें? के एफ। तो पहली तो बात आती है, इसका नाम क्या है सर? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। पहली तो सर इसकी डेफिनेशन ही आती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन करो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है। तो आप तो कांस्टेंट को डिफाइन करना सीख गए होंगे सर। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल सीख गए सर। कैसे? किसी भी कांस्टेंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो अगल बगल वाले टर्म को 1 कर दो। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? के एफ एन। अगर मोलैलिटी 1 मोल पर किलोग्राम हो जाए तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाता है सर? के एफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बस वही तो है। इसको अगर मैं डिफाइन करना हो, इफ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाए? 1। 1 को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिटी। इज यूनिटी। अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो गई तो देन द डिप्रेशन, तो जो चेंज आएगा किसमें बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट में। मैं फ्रीजिंग पॉइंट को यहां शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत सर? तो जितना चेंज आएगा उसी को सर हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कांस्टेंट की डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, आपको बहुत बार आ चुका है कि डिफाइन करो। तो डिफाइन करना बहुत आसान है सर, इसको 1 रख दो। 1 रखने पर क्या होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है तो जो चेंज आता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरी बात यूनिट, यूनिट ऑफ के एफ। तो बताओ के एफ का फॉर्मूला क्या था सर? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ अपॉन एम। होगा नहीं होगा सर? बिल्कुल। डेल्टा टी एफ की यूनिट ऐसा यूनिट केल्विन होती है सर, और मोलैलिटी की मोल पर किलोग्राम, ऊपर किलोग्राम पहुंच गया तो केल्विन किलोग्राम पर मोल। आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा टी एफ केल्विन में भी हो सकता है और डिग्री। आप चाहो तो ऐसे भी पेपर में गिवन हो तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो चेंज करने लगो, पता आप। ठीक है, ठीक है। ये भी यूनिट हो सकती है और ये भी ऐसी, उसकी डेल्टा टीवी की भी हो सकती है, डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन। अब आती है वैल्यू ऑफ के एफ। के एफ की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी, एग्जाम में हमेशा गिवन होगी। सर किस पे डिपेंड करती है? सर नॉर्मल सी बात है, डिपेंड करेगी ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट चेंज होगा, फिर से सुन लेना, अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट चेंज हो जाए सॉल्यूशन में तो के एफ की वैल्यू भी क्या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाए। के एफ की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। इस बात को ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन में कराऊंगा तो याद रखना, अगर सॉल्वेंट चेंज होगा सॉल्यूशन में तभी के एफ चेंज होगा। अगर सॉल्वेंट चेंज नहीं हो रहा तो के एफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी। निकालते कैसे? आपको एग्जाम में गिवन होगी, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको सर। क्या? आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल इंटू एफ। इसी को आप और एक्सपेंड करके लिख सकते हो सर, क्या? 1000 इंटू डेल्टा एच एफ इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है सर, बिल्कुल। बताइए यहाँ पे आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लिख लिया करो अगर दिक्कत हुआ करे। एल एफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। क्लियर है? किसकी? अरे नालायक को लिख लो सर, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोल दो या फ्यूजन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, याद रखना इस बात को। ठीक है, ऐसे एम सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये चीजें आपको क्या होंगी? एग्जाम में गिवन होगी। अगर आपको केएफ निकालने को बोला जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, केएफ आपको एग्जाम में हमेशा गिवन होगा। ये फॉर्मूला जरूर आपको दे सकते हैं। क्या फॉर्मूला आपको दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अब पेपर ऑब्जेक्टिव आने लगा है तो फॉर्मूले दे दिए तो बताओ कौन सा केएफ का फॉर्मूला होगा, तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए सर हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। अब किस पे? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फिर वही चीज, आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं
और क्वेश्चन के वो 3 स्टेप हमेशा फॉलो करने हैं जब भी आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। सर पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो पढ़िए। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। आप पहले पढ़ लीजिए, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, उसका मोलर मास ये रखा है, टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है, तो इतना तो समझ ही गए होंगे सर, इसमें सॉल्यूट कौन है और इसमें सॉल्वेंट कौन है। सर बिल्कुल, जो नहीं समझे उनको मैं बता दे रहा हूं। कह रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं इतने ग्राम एसिटिक एसिड में, इसको मिला रहे हैं ना, तो जिसको मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं सर। तो सॉल्यूट हमारा क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, एसिटिक एसिड। क्लियर है सर, बिल्कुल। आप सुनो, कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब सॉल्यूट का मास निकालना है हमें, सॉल्यूट का मास निकालना है, और उसी का मोलर मास दे रखा है सॉल्यूट का, कितना बेटा, ये दे रखा है 176 ग्राम पर मोल। और क्या देख रखा है, टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को क्या मान रखा है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है बेटा, सॉल्वेंट का मास दे रखा है 75 ग्राम टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट 5 बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि कितना मास एस्कॉर्बिक एसिड का इसमें मिला दें कि जिससे मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो जाए, इतना लोअर हो जाए। तो इसी को तो डेल्टा टी एफ बोलते नहीं बोलते बेटा, मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा वह, देखो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लगभग एक ही होती है वैल्यू उनकी, तो कितना हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू, सर के एफ की वैल्यू जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। जनरली हम लोग उसका यूज क्या करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वही मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होती है। बताओ आइस कितने पे मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग दोनों बराबर होती है। के एफ वैल्यू 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है सर, आप क्वेश्चन में देखो कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। सर कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड तो सर एक ही फॉर्मूले में था, किसमें, डेल्टा टी एफ वाले में, क्या था, के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो था सर, बिल्कुल, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है सर, ग्राम में है, तो 1000 का मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ, आपको डेल्टा टी एफ गिवन है सर, गिवन है। डेल्टा टी एफ के यूनिट के साथ कभी भी कोई भी कन्वर्जन मत करना, जो यूनिट है आप उसके वही लिखना, कभी भी चेंज नहीं करना। के एफ की वैल्यू सर, के एफ की वैल्यू आपको गिवन है, सॉल्यूट निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो सर निकल आएगा, ये तो बिल्कुल आराम से निकल आएगा। डेल्टा टी एफ कितना गिवन है, 1.5, के एफ कितना गिवन है, 3.9, इंटू मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। ठीक है सर, इंटू 1000 देख लेंगे। अगर मास देखो, मोलर मास कितना दिया गया, 176 सर। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 75 ग्राम, ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई जरूरी है। तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा सर, देख लो, आप सॉल्व कर लो इसको, 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 3.9 इंटू 1000। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर लगभग आएगा 5.08 ग्राम। क्लियर है सर, आगे अब कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, और उसके बाद 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ज्यादा और क्या होगा। ठीक है, उसके बाद लगभग डाउट हम लोग के खत्म हो जाएंगे। चलिए सर, हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल लगाते हैं, और इसी टॉपिक पे बेस्ड है। और क्वेश्चन क्या है सर, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मोलर मास इतना है और मिक्स हो रहा है इतने ग्राम वाटर में, और कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो एक बात याद रखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में, सॉलिड और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई कर लिया करो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। सॉल्यूट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। कैसे पता किया सर, बेटा जब भी क्वेश्चन में वाटर लिखा हो तो जनरली, हमेशा नहीं पर जनरली वाटर हमारे सॉल्वेंट ही होता है। ठीक है, चलिए सर, अब क्या है कि इसमें आपको गिवन है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इस बात को हमेशा ना मान लेना कि पानी हमेशा सॉल्वेंट होता है, पर हम कह रहे हैं जनरली, इस बात को याद रखना। बताइए कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, सॉल्यूट। जो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास होगा वही सॉल्यूट का मास होगा, 45 ग्राम। जो पानी का मास होगा वही किसका मास होगा सर, सॉल्वेंट का। किसका मास होगा, सॉल्वेंट का। कितना गिवन है, 600 ग्राम।
सर ये मोलर मास किसका है, इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास आपको गिवन है 62 ग्राम पर मोल। आपको केएफ दे रखा सर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल, मतलब आपको डेल्टा टीएफ निकालना है। निकाल सकते हो बिल्कुल सर, क्या होता है फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला केएफ इंटू एम, और एम का फॉर्मूला मतलब मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है सर। केएफ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन है, कितनी गिवन है 1.86। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है, देखो 600 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है कितना 62 ग्राम पर मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है सर कितना, क्या गलत कर दिया सर, बिल्कुल गलत कर दिया। यहाँ पे सॉल्यूट का मास लिखना है, किसका, सॉल्यूट का मास कितना है 45 ग्राम, और नीचे क्या लिखना है सॉल्वेंट का मास, ठीक है सर। आप जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.25 केल्विन। आप सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है, आ गया ना सर, बिल्कुल। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको क्या निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है सर, टीएफ। क्या ये किसी फॉर्मूले में पाया जाता, बिल्कुल पाया जाता, दो ही तो फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने सर इसके, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। एक बात बताओ, आपको टी एफ निकालना है, डेल्टा टी एफ गिवन है सर आपको, बिल्कुल ये निकाला है। टी नॉट एफ, पानी के लिए टी नॉट एफ आपको फिक्स होता है, फॉर वाटर टी नॉट एफ कितना होता है, पानी का टी नॉट एफ कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273.15 केल्विन, क्लियर है सर, बिल्कुल। तो बताइए टी एफ को सर आप इस तरफ लेता हूं, ठीक है, और डेल्टा टी एफ को आप इस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा सर, बिल्कुल। टी नॉट एफ कितना है 273.15 केल्विन माइनस 2.25 केल्विन, रख दिया सर। इसको करोगे तो 270.90 केल्विन आ जाएगा आपका। आ गया सर, नहीं आ गया, बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे जिससे आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में अभी तक आया हुआ है। अब हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सर, हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ था, तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भले ही लॉन्ग है, पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 5 मार्क्स का ही आएगा सर, क्लियर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब लॉन्ग आंसर में ही आएगा सर ये क्वेश्चन अगर आया। चलिए सर, क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, इससे चलिए पढ़ते हैं। A 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर, एक सॉल्यूशन है सुक्रोज का वाटर में कितना है 10%, हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट, और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 269.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर, और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एक बात तो यहां पे आप क्लियर कर लीजिए कि यहां पे दो सॉल्यूशन है सर, एक है 10% सॉल्यूशन बाय मास किसका, ऑफ सुक्रोज इन वाटर, एक तो सॉल्यूशन है जब सुक्रोज को वाटर में ला रहे हैं सर, बिल्कुल, और एक सॉल्यूशन है 10%, कोई सेम है 10% बाय मास ग्लूकोज इन वाटर। तो एक बात बताइए, दो अलग अलग सॉल्यूशन है सर, बताइए, एक को सुक्रोज को वाटर में ला रहे हैं और ग्लूकोज को वाटर में ला रहे हैं, पर देखो दोनों में एक चीज कॉमन है सर, सॉल्वेंट कॉमन है। सॉल्वेंट सेम है तो बताइए क्या सेम होगा सर, मैंने बताया था अगर सॉल्वेंट सेम होता तो केएफ की वैल्यू क्या होगी, सेम। केएफ की मतलब जो केएफ और केबी होगा वो क्या होगा, सेम होगा सर, क्लियर है। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। और क्या कह रहे हैं कि और आपको दे रखे हैं मोलर मास दे रखे हैं, इनके दे रखे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। पहले चीज हम लोग लिखते हैं, एक बात बताओ 10% का मतलब निकालना आता है सर, बिल्कुल। सॉल्यूट का मास जितना भी परसेंट होता है वो किसका मास हो जाता है, सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हो जाता है, याद है ना आपको परसेंटेज में 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले वाले पार्ट पढ़ा था, जितना परसेंटेज हो वो सॉल्यूट का मास, और परसेंट का मतलब 100 मास किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूट सॉल्यूशन का पता चल गया तो सॉल्वेंट का भी पता चल जाएगा सर, कितना होगा 100 में से 10 माइनस कर दो 90 ग्राम, ये किसका हो गया सर, सॉल्वेंट का। और आपको दे रखा है इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है वो ये है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 269.15 केल्विन, ये दे रखा है आपको, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है सर। इसमें भी क्या 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 बना, देखो इसमें सॉल्यूट का मास भी कितना हो जाएगा, सेम सर,
10% है, जितना परसेंट वो किसका मास हो जाता है, सॉल्यूट का। और सॉल्यूशन का परसेंट का मतलब सॉल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम। और सॉल्वेंट का सर, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, 100 माइनस 10, 90 ग्राम। सर आ गया। अब एक बात बताइए सर, इसका टीएफ निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम यही जो चीज हमें निकालनी है हम वहीं से अप्रोच करेंगे। एक बात बताओ सर, ठीक है टीएफ निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है सर। और एक चीज आपको और दे रखी, टी नॉट एफ की वैल्यू आपको गिवन है, दोनों के लिए सेम होगी। टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273.15, तो इसमें भी टी नॉट एफ आपको कितना दे रखा है, 273.15। ठीक है सर। और मोलर मास तो दे ही रखे हैं, वो हम लोग यूज कर लेंगे। चलिए एक बात बताइए, आपको निकालना क्या है, टीएफ निकालना है। क्या ये गिवन है सर, नहीं, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये तो निकालना होगा। पहले बताओ ये कहां से निकालोगे, ये इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ मास ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी का फॉर्मूला, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई। आप क्या डेल्टा टीएफ निकाल सकते हो, आपको ये गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है। सॉल्यूट का मास, ग्लूकोज है सॉल्यूट, ग्लूकोज का मोलर मास गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है। तो यहीं पे लिख लो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है सर, यहाँ पे 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो सर ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। सर केएफ गिवन है, नहीं है। तो अब बस यही अटकानी अटक गई। हमने कहां से अप्रोच किया, जो चीज हमें निकालनी थी, हमने देखा ये यहां से निकाल सकते हैं, और ये तभी निकाल सकते हैं जब ये दोनों गिवन हो। ये तो गिवन था, मैं ये गिवन नहीं था। अब सर ये जो गिवन कहां से निकाल सकते हैं, यहां से। अब ये तभी निकाल सकते हैं जब ये सारी वैल्यू गिवन है, इनमें से बस यही गिवन नहीं है। तो हमारा मकसद पहले है केएफ निकालना। अगर हमने केएफ निकाल लिया तो ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, तो ये निकल आएगा। ठीक है सर। तो केएफ कहां से निकलेगा, यहां से, क्योंकि दोनों का केएफ क्या होगा, सेम। पूछो क्यों, क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट क्या है, वाटर। दोनों का सॉल्वेंट वाटर है, तो हमने बोला था जो कांस्टेंट होते हैं, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ और केबी, ये किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सेम है तो उनकी वैल्यू भी क्या सेम होती है। ठीक है, वैल्यू भी सेम। तो इससे निकालो आप सॉल्वेंट की वैल्यू, केएफ की वैल्यू। तो देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। सर यहीं से तो निकलेगा सर, बिल्कुल, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर ठीक है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई। आप सर एक बात बताओ, आप क्या आपको डेल्टा टी केएफ निकालना, तो ये गिवन है क्या, ये यही तो निकालना है। ये क्या ये गिवन है डेल्टा टीएफ, नहीं तो डेल्टा टीएफ तो निकाल लो पहले साइड से। डेल्टा टीएफ क्या होता है सर, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। निकाल लो, कितना आएगा 269.15 माइनस 273.15, ये 4 केल्विन आ जाए। ओ हो, थोड़ा सा गलत कर दिया सर, क्या उल्टा माइनस कर दिया। टी नॉट एफ कितना है 273.15 माइनस 263.15, यही तो है 269, सॉरी। आप इसको सॉल्व करोगे 4 केल्विन आएगा सर। ठीक है, आ गया नहीं आ गया सब, बिल्कुल। डेल्टा टीएफ आ गया, तो देखो 4 केएफ इनटू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, 10 ग्राम। ज्यादा कंफ्यूज ना हो ना, बहुत आसान है क्वेश्चन। अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सुक्रोज। सुक्रोज का मोलर मास 342 और सॉल्वेंट का मोलर मास 90 ग्राम। क्लियर है सर, बिल्कुल। कुछ कट रहा है सर, बिल्कुल काट दो जो कट रहा है। यहाँ पे केएफ की वैल्यू जो आ गई ना सर, बहुत ध्यान से देखना, 4 इंटू 342 इंटू 9 अपॉन ये क्या बचेगा 1000। बस यही उठा के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल आ गया। ये केएफ की वैल्यू आ गई, जो इसके लिए भी वही होगी और इसके लिए भी वही होगी, तो रख दो सर इसमें। आप केएफ कितना रखोगे, 4 इंटू 342 इंटू 9 अपॉन 1000, ये रख दिया हमने केएफ। ठीक है, अब ये रखो केएफ की वैल्यू ये पूरी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है सर, 10 ग्राम। ठीक है सर, इंटू 1000 तो होगा ही होगा। अरे होगा नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सर 180 और सॉल्वेंट का मास 90। आप इसको सॉल्व करोगे 7.61 केल्विन आ जाएगा, 7.61 केल्विन आ गया सर। डेल्टा टीएफ आ गया, तो सर अब टीएफ तो निकल आएगा। अरे आ गया नहीं आ गया, यहां से हमने क्या निकाल लिया, पहले डेल्टा टीएफ से केएफ,
के एफ यहाँ रख दिया, अब इसका डेल्टा टी एफ आ गया। क्या दो सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इतना छोटा सा माइंड, इतनी बड़ी बड़ी बातें याद रखनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझोगे सब आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया ना सर? बिल्कुल। आप बताइए क्या डेल्टा टी एफ आ गया, तो सर फॉर्मूला क्या होगा? टी एफ बराबर, टी एफ को यहाँ लेता हूँ, टी नॉट एफ प्लस, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। ठीक है सर, टी नॉट एफ कितना है? 273.15 और 7.61 केल्विन। आप माइनस करोगे तो 265.533 केल्विन आ जाएगा। ठीक है सर, आगे नहीं, आगे गंदगी नहीं हुई ज्यादा। क्या किया हमने? दोनों सॉल्यूशन थे सेम, जो वैल्यू गिवन थी वैल्यू लिख ली। इसका हमें टीएफ निकालना, तो टीएफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था? डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ के निकालने के लिए क्या चाहिए था? हमें केएफ। तो केएफ हमने यहां से निकाला, यहां रख दिया, डेल्टा टीएफ निकल आया। डेल्टा टीएफ यहां रख दिया तो टीएफ निकल आया। ठीक है सर, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है। अगर कोई डाउट आए तो सर हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सर? ओके सर, सी यू इन नेक्स्ट